दिग्विजय, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ और भूरिया। शिवराज ने किया कांग्रेसियों का स्वागत। मुंबई में इस मासूम को है अपनों की तलाश। रेलवे स्टेशन पर पुलिस को मिला परेशान हालत में, उम्र तकरीबन 11 साल। मध्य प्रदेश के खंडवा में गरीबी का भद्दा मजाक। बीपीएल कार्ड धारकों की पहचान के लिए घर की दीवारों पर लिखा मैं गरीब हूं। हिमाचल में बड़े खतरे की आहट। 4 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पहले ही जता चुका है बड़े भूकंप से भारी तबाही की आशंका। दिल्ली और मुंबई पर अगले 24 घंटे भारी, तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताई आशंका। वेस्टइंडीज में ट्राई सीरीज जीतकर घर लौट रही है टीम इंडिया। मुंबई पहुंचने पर रोहित शर्मा का जोरदार स्वागत। रोहित ने बांधे धोनी की तारीफों के पुल। आज से बंद हो जाएगी 160 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा। आखिरी दिन सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक कर सकेंगे तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। देश की सियासत और कितनी गिरेगी, कब नेता अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे, ये सवाल अब उठ खड़ा हुआ है क्योंकि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बेनी प्रसाद ने इस बार नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनके लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बेनी ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा है कि चुनावों में उनसे बचना चाहिए, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल मोदी के लिए उन्होंने किया वो असंसदीय है, इसीलिए हम आपको वो नहीं सुनवा रहे। तो ये आपको सुनाते हैं बेनी प्रसाद वर्मा का वो विवादास्पद बयान। टीवी सुना, से दुख होता है। गांधी जी की तपस्या से, लाखों हिंदू मुसलमानों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ। गंगा जमनी तहजीब का तो दुनिया में उदाहरण है। लोकतंत्र गंगा जमुना तहजीब का मंदिर है। भारत मां की प्रतिमा उसमें स्थापित है। होते हैं जो प्रतिमा को भी अपवित्र कर देते हैं। हिंदू मुसलमान मिल के आने वाले चुनाव में ऐसे भारत माता की प्रतिमा को आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक पांडे। आलोक, ये बताएं कि मिर्जापुर में ये जो बयान दिया इस केंद्रीय इस्पात मंत्री ने मोदी के खिलाफ, इसमें वो कहने की कोशिश क्या कर रहे थे? उनको तालियां भी मिली वहां उसके लिए? आकाश, देखिए, अगर बेनी के बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने हर बयान के साथ विवाद में जुड़ते नजर आए हैं। इससे पहले वो मुलायम सिंह को लेकर के तीखी टिप्पणी करते रहे हैं, और अब जब मोदी के इंटरव्यू में बात निकल के आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर के विरोध का असर हो रहा था। ऐसे में जो बेनी का बयान मिर्जापुर में आया है, बीजेपी के खुद नेता कहते हैं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। बेनी ऐसे हो गए हैं जिनके बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो आकाश, साफ है कि कहीं ना कहीं बेनी के जो बयान है अब वो मतलब खोते जा रहे हैं। लोग जो है, पार्टी के नेता जो है, अब उन पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं समझते। लेकिन ये साफ है कि अब उनका निशाना मुलायम को छोड़ करके मोदी की तरफ हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी के नाम को लेकर के राजनीति हो रही है या मोदी के नाम को लेकर बढ़िया हो रही है, बेनी भी उस टिप्पणी में शामिल होना चाह रहे हैं। वर्मा लगातार मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते रहे, लेकिन लगा नहीं कि आला कमान ने उनको बहुत मजबूती से कोई ये बात बोली हो, क्योंकि अगर उस तरह से कही जाती या उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाता तो बेनी शायद इस तरह से अपने बयान जारी नहीं रखते। और अब क्या कांग्रेस ने, लगता है किसी रणनीति के तहत, उनका ध्यान अब मुलायम से मोड़ के मोदी की तरफ लगा दिया है? देखिए आकाश, इस बात को तो सपा के नेता भी कई बार कहते रहे हैं
कि बेनी के निशाने पर हमेशा मुलायम रहे, लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने कभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया और लगातार उनके हमले मुलायम पे होते रहे। ऐसे में लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति बदल गई है। बयानों में जिस तरह से मुलायम को निशाना बनाते थे, अब लग रहा है कि बेनी मोदी को निशाना बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अगर देखें तो मोदी को लेकर राजनीति गर्म हो रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, यहां उनके चुनाव लड़ने तक की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बेनी को अब मोदी पे निशाना साधने के लिए ऐसा लग रहा है, कहा गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, यहां की राजनीति और जो भी लड़ाई होगी लोकसभा सीटों को लेकर के वो महत्वपूर्ण है। और बेनी अपने बयानों में ज्यादा विवाद में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मीडिया की सुर्खियों में भी रहते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जब मोदी पे आप कुछ बात कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं और दूसरी तरफ मोदी की जो खिलाफत कर रहे हैं उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या रणनीति कामयाब होती है, लेकिन बेनी के निशाने पे मोदी हैं और वो भी ऐसे बेतुके बोल की वजह से हैं कि जिस पर पार्टी टिप्पणी भी नहीं करना चाहती। जी, लेकिन ये बताएं कि अमित शाह भी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही निशाने पर हैं, साथ ही साथ मोदी भी अब निशाना बनते जा रहे हैं। बीजेपी इसका किस तरह से प्रतिकार कर रही है उत्तर प्रदेश में? आकाश, देखिए, मोदी की बात हो या उनकी टीम के, अमित शाह माने जाते हैं कि मोदी के सबसे नजदीकी हैं और ऐसे में उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया है। अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ गिरा ही है। ऐसे में 2014 में अगर ग्राफ को उठाना है तो एक प्रयोग चल रहा है जो अमित शाह के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन बेनी के बयानों से देखा जाए, जो मोदी पे टिप्पणी हो रही है या जो अमित शाह पे टिप्पणी हो रही है, एक ये भी कहा जा सकता है कि कहीं लग रहा है कि गुजरात मॉडल को अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी सफलता मिल जाएगी तो यहां बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी हो या सपा हो या कांग्रेस, इन सब के लिए मुश्किल होगी। जो उनकी संख्या है वो जरूर कुछ ना कुछ चुनौती में आ जाएगी और यही वजह है कि मोदी को भी निशाना बनाया जा रहा है, अमित शाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कामयाब होगी इन लोगों को यहां ला करके? क्या अमित शाह के आने पर कामयाबी मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आलोक पांडे। तो गुजरात के दंगों के 11 साल बाद नरेंद्र मोदी के बयानों पर उठा सियासी बवंडर अभी भी थम नहीं रहा है। विरोधी मोदी और पार्टी पर हमला कर रहे हैं तो पहली बार विरोधी दल की ओर से मोदी के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? गुजरात हिंसा पर मोदी ने 11 साल बाद चुप्पी क्या तोड़ी, सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ। मोदी पर बयानों के तीर चलने लगे। निशाने पर सिर्फ मोदी ही नहीं, बीजेपी भी आ गई। कांग्रेस ने बयान को गुजरात की जनता का अपमान करार दिया तो एनसीपी ने एक कदम आगे बढ़कर मोदी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से कर दी। मोहन का इंटरव्यू छपा था तो उसमें किसी एक धर्म, ये तो गुजरात के लोग मरे थे, चाहे वो किसी धर्म के हों 2002 के दंगों में, और अगर उनकी तुलना पपीस से की जाती है मरने वालों की, तो गुजरात के लोग मरे थे, ये गुजरातियों का अपमान है। देखिए, ये मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उनकी जो विचारधारा है वो एक फासिस्ट विचारधारा है और जो फासिस्ट होते हैं वो माफी नहीं मांगते। उनका ये मानना है कि हम अपनी ताकत के बल पर जो चाहे कर सकते हैं। जुबानी हमलों के बीच मोदी को एक ऐसे शख्स का साथ मिला है जिसकी उम्मीद खुद मोदी को भी नहीं रही होगी। बीएसपी सांसद विजय बहादुर इस जुबानी जंग में मोदी की ओर से मैदान में है। बयान की जो टीका कर रहे हैं उनकी बुद्धि लगता भ्रष्ट हो गई। भाई, मोदी जी ने ये कहा ना कि अगर मैं गाड़ी में पीछे बैठा रहता हूं और एक कुत्ते का बच्चा भी दब जाता है तो मुझे दर्द होता है, कष्ट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हिंसा होती है, यहां तक कि कुत्ते तक की, तो उनको कष्ट होता है। हालांकि सियासी बयानबाजी के इस दौर में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी मोदी विरोधी हर वार पर पलटवार कर रही है। जानवर की भी मृत्यु होती है तो आपको दुख होता है, तो सोचिए कि किसी इंसान की मृत्यु पर जहां भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस पर कितना अधिक दुख होगा। उस बात को तोड़ मरोड़ कर फला जाति को कहा, इसको कहा, उसको कहा, ये उन लोगों की मानसिकता या मेंटल ग्रोथ या फ्रेमवर्क उनका दिखाता है, ना कि उस व्यक्ति का जिसने ये बात कही।
शिवसेना भी खुलकर मोदी के समर्थन में आ चुकी है। मोदी के बयान पर शुरू हुई ये सियासी जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है, लेकिन इस जंग में सबसे दिलचस्प मोड़ है विजय बहादुर का यू टर्न। आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब जनता दल यूनाइटेड ने भी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। तो बीजेपी का संसदीय दल ये कहता है कि भाई हमारा विकास एजेंडा होगा। एक तरफ विकास एजेंडा होगा और दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि मंदिर हम बनवाएंगे वहीं जा करके। तो एक अमित शाह जी नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं अडवाणी जी नागपुर में और आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं और वहां भी विकास की बात करते हैं कि विकास एजेंडा होना चाहिए। लेकिन दूसरे ही दिन कोई नेता इनका वही राग अलापने लगता है। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ही समझ लीजिए कि खतरनाक और बहुत ही इस तरह की बात बोल रहे हैं जिसका बहुत दूरगामी असर होने वाला है। तो बयान पर सियासी बवंडर जारी है और उसी के बीच नरेंद्र मोदी आज पुणे में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के गुर सिखाएंगे। फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने लेक्चर के दौरान मोदी छात्रों को राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर संबोधित करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी का ये पहला पुणे दौरा है। लेक्चर के बाद मोदी शाम 4 बजे बीजे मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे वासवानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन करेंगे। गुजरात हिंसा पर हालिया बयान के बाद मोदी पर जिस तरह से हमला हो रहा है, उसके बीच इंतजार इस बात का भी होगा कि क्या नरेंद्र मोदी इसका पलटकर जवाब देते हैं। और अब बात बीजेपी के ही एक और नेता की। काम न करने वाले सरकारी अफसरों की करो पिटाई, ये विवादित नसीहत है बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की। दरभंगा जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकालते हुए कीर्ति ने कहा कि अफसरों से बिना मारपीट किए कोई काम नहीं किया जा सकता। कीर्ति आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो जितनी बार जेल जाता है वो उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। इसके अंदर आप सब योजना ले सकते हैं। कौन सा हो गया है? जनता होती है और जनता में लोग होते हैं, वो उग्र हो जाते हैं। और यदि उग्र हो जाएंगे तो रोका जाएगा, लेकिन अगर उससे आगे बढ़कर कुछ करेंगे तो फिर हम तो उसका जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सामने होते हैं इसलिए हमारे ऊपर केस होता है और राजनीतिक हमारे ऊपर केस बनाए जाते हैं। तो और भी केस झेलने को तैयार है? क्यों नहीं? क्या अभी तो 3-4 झेल ही रहे हैं और झेल लेंगे 3-4, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अभी कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर आप जेल में रहेंगे या फिर सजा हो जाएगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो डर नहीं है, कोई खौफ? इसमें क्या डरने वाली बात है? डरने वाली बात है। जितनी बार जेल जाएगा इंसान उतनी बार नेता बनेगा, लेकिन जेल मर्डर के केस में या बलात्कार के केस में नहीं जाना चाहिए। तो कीर्ति आजाद ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। वक्त अभी एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कैसे आज शिवराज के गढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गढ़ में आज कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के बड़े दिग्गज एक साथ मंच पर नजर आएंगे। रैली शिवराज सिंह के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी के नसरुल्लागंज में है और इस मौके पर मंच पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया एक साथ नजर आएंगे। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज ने इशारों में कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली है और इन बड़े नेताओं का अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत भी किया है।
इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ है। गौरव, ये बताएं कि लंबे समय से कहा यह जाता रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां के कद्दावर नेता एक दूसरे को ही नीचे खींचते रहते हैं। तो आज जो ये सारे नेता एक साथ आ रहे हैं, ये कितना दिखावा है और कितनी इनकी एकता असली है? जी देखिए आकाश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के इन दिग्गजों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी, समन्वय समिति, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की फटकार के बाद केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं, उन्हें उनके ही घर में घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की ये छत्र हमेशा गुटबाजी से जूझते रहे हैं और यही आरोप लगातार सत्ता पक्ष लगाता रहा है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना गुट है, दिग्विजय सिंह का अपना गुट है, कमलनाथ का अपना खेमा है। लेकिन राहुल की फटकार के बाद एक बार फिर सभी कांग्रेसी ये दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने पहुंचे हैं। नसरुल्लागंज में हम आपको दिखाते हैं, यहां पर एक बड़ी मंच बनाई गई है, यहां एक बड़ी सभा की जाएगी, एक रैली का आयोजन किया जाएगा। यहां पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2013 में, उसका चुनावी शंखनाद यहां पर करेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी, उनके भाई और जिस तरीके से उनके चुनावी क्षेत्र में नर्मदा जो नदी है उसका रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, ये सभी मुद्दे लेकर भ्रष्टाचार का आरोप, मध्य प्रदेश में लगातार जो महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और अवैध खनन और भूमाफिया जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये तमाम आरोपों के साथ ये कांग्रेसी दिग्गज शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्र में आज शिवराज के गढ़ में सेंध लगाने के लिए एकजुट होंगे। जी आकाश। धन्यवाद गौरव शर्मा इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ओत्तावियो क्वात्रोकी की। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। हिंदुस्तान के चर्चित बोफोर्स रिश्वत कांड के आरोपी रहे ओत्तावियो क्वात्रोकी का शनिवार को मिलान में निधन हो गया। क्वात्रोकी पर बोफोर्स तोप सौदे के लिए दलाली का आरोप था। परिवार के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से क्वात्रोकी की मौत हुई है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्वात्रोकी की मौत के साथ ही 26 साल पहले हिंदुस्तान की सियासत को हिला देने वाले बोफोर्स घोटाले के अहम राज भी दफन हो गए। वही बोफोर्स घोटाला जिसने मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी के दामन पर रिश्वत के दाग लगा दिए, सोनिया गांधी को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। परिवार वालों के मुताबिक 74 साल के क्वात्रोकी ने इटली के मिलान में शनिवार को अंतिम सांस ली। परिवार की ओर से मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। सोमवार को क्वात्रोकी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश पर क्वात्रोकी के खिलाफ केस पहले ही बंद हो चुका है। जानकारों की माने तो क्वात्रोकी की मौत के बाद केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Sorry for anybody's death, including Quattrochi, but he was accused in Bofor's case, and even the case would not have seen the light of the day but for the change of the government. Credit should go to Hindu for this case. A paper published from Chennai. दरअसल 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोकी मुख्य आरोपी था। 1986 में भारत ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 410 होवित्जर बोफोर्स तोप खरीदी और 1987 में स्वीडिश रेडियो ने इस सौदे में बड़े रिश्वत का खुलासा किया। उसके बाद तो मानो हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी आरोपों में घिरे, सोनिया गांधी का नाम भी उछला। भारत में इटली की एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आए क्वात्रोकी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। आरोप लगे कि क्वात्रोकी ने सौदे के लिए रिश्वत दी है और दलाली भी खाई है। 1993 में क्वात्रोकी को भारत छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 1997 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते ही क्वात्रोकी पर दबाव बढ़ा। 1999 में सीबीआई ने घोटाले में चार्जशीट दाखिल की तो क्वात्रोकी को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन 2002 में मलेशिया और 2007 में अर्जेंटीना में गिरफ्तारी के बावजूद क्वात्रोकी को भारत नहीं लाया जा सका और 2011 में सीबीआई की अर्जी पर क्वात्रोकी के खिलाफ केस भी बंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए नॉन स्टॉप टॉप 10।
है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज।